अस्सलाम वालेकुम। लीजिए पेश खिदमत है मुक़द्दर का पार्ट 30। दिलचस्प कहानी का आगाज़ हो रहा है। पार्ट 30 चल रहा है। ये सब इसे धोखा देते रहते हैं। वो दौलतमंद है लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल कंगाल है। कोई इससे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, सब इसे धोखा देते रहते हैं। बेगम आफ्ताब बोली, बेटे ऐसी बातें ना करो, इस पर कुर्बान होते रहते हैं। फलकनाज भी कुछ कहना चाहती थी। वो हाथ उठाकर बोला, आप भी ऐनी से मोहब्बत का दावा करेंगी, डैडी भी उसे चाहेंगे, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसे सिर्फ अपनी बहू बनाने के लिए खुशामदाना मोहब्बतें की जाती हैं। आप सिर्फ बुज़ुर्गों की हैसियत से इससे मोहब्बत करने के अपनी बुजुर्गाना संजीदगी बरकरार रखते तो वो ऐसी ज़िद्दी और खुदगर्ज ना होती। वो आपकी मोहब्बतों के पीछे छुपी हुई खुदगर्जी को अच्छी तरह जानती हैं, इसलिए आप लोगों की कोई बात नहीं सुनेगी। ऐसा एहतराम कर दिए जैसे इसे करना चाहिए। आफ्ताब बोला, आखिर कुछ बताओ तो सही। नाज कह रही थी, तुम पाशा को फराड साबित करने वाले हो, जबकि तुम आते ही हमें उल्टी सीधी बातें सुना रहे हो। वो बोला, फूफी जान ने मुझे और इस्मा को बताया था कि पाशा ऐनी से मोहब्बत नहीं कर रहा है, बल्कि उरूज के साथ मिलकर इसे बहला फुसला रहा है। मैं इसीलिए अस्पताल गया था। ये साबित हो चुका है कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त है। फलकनाज ने बड़े नाज से तन कर कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, किसी पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाती। आखिर मेरी सच्चाई साबित हो गई है। वो बोला, फूफी जान की ये बात भी दुरुस्त साबित हो गई है। उरूज और पाशा का गठजोड़ है। वो दोनों मिलकर ऐनी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो नादान है, इसके फ़रेब में आ गई है। अगर मैं अपने साथ ऐनी को अस्पताल ले जाता और इसे वो पाशा को दिखाता कि पाशा इससे मिलने के बाद उरूज से मिलता है, तभी ऐनी रात को अस्पताल जाता है और वो दोनों वहाँ क्वार्टर में रात गुजारते हैं, तो बेगम आफ्ताब ने अपने कानों पर हाथ मार कर कहा, हाय हाय, तौबा तौबा, ये तो खुली बेशर्मी है। आफ्ताब बोला, बेटे ये तो आफ्ताब बोला, बेटे ये तो सरासर गुनाह है। तुम पाशा को गिरफ़्तार कर सकते थे। सिर्फ पाशा को नहीं, उरूज को भी गिरफ़्तार किया होता, क्योंकि इन दोनों ने हाथों से बचती रहती हैं क्योंकि थाली दोनों हाथों से बचती है। वो दोनों बराबर के गुनाहगार हैं। लेकिन मैं अगर उरूज को गिरफ़्तार करता तो आप समझ सकते हैं कि ऐनी हंगामे बर्पा करती। उरूज ने इसे बुरी तरह शहरज़दा कर दिया है। वो कभी यकीन नहीं करेगी कि इसकी सहेली पाशा के साथ मिलकर इसे बहुत बड़ा फराड दे रही है। तुम दोनों को गिरफ़्तार कर लेते तो सबूत मिल जाता, इसकी सहेली का फराड खुल जाता, पाशा जानी की असलियत भी इसके सामने आ जाती और इससे यकीन हो जाता कि हम किस तरह इसकी बेहतरी के लिए इसके दुश्मनों को बेनकाब करते रहते हैं। जीशान बोला, मैं आप लोगों को तफसील से नहीं बता सकता, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि उरूज बहुत ही चालाक है। इसने अपने और पाशा के बचाव का रास्ता निकाल लिया था, इसलिए ना तो मैं इसे गिरफ़्तार कर सकता था और ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत हासिल कर सकता था। तो फिर हमें हासिल क्या हुआ है बेटे? तुमने आज रात इतनी दौड़ भाग की, इन्हें रंगे हाथों पकड़ा, इनकी असलियत मालूम की, लेकिन अब इनके ख़िलाफ़ सबूत मिल भी गया तो हम ऐनी को कैसे यकीन दिलाएंगे? डैडी, हम उरूज पर भरोसा करते थे, इसे जान देने वाली सहेली समझते थे, तो ये क्या कम है कि इसका असल चेहरा हमारे सामने आ गया है और वो पाशा जो इस घर का दामाद बनना चाहता था अब नहीं बन सकेगा। हम आँखों देखी मक्खी नहीं निकलेंगे। बेगम आफ्ताब ने कहा, अब तो मैं इस मक्कार लड़की को अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। जीशान बोला, तो फिर ऐनी इस घर से निकल जाएगी। पिछली बार भी इसे उरूज से मिलने को रोका गया था, तो इसने कितने लर्जा देने वाले रद्दमल का इज़हार किया था। ये बात जहन से निकाल दें कि आप उरूज को यहाँ आने से रोक सकेंगी।
इसने आज मुझे चैलेंज किया है कि इसे ऐनी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपनी ड्यूटी पूरी करके यहाँ आने वाली है। फलकनाज बेगम आफ्ताब और फलक आफ्ताब एक दूसरे को बेबसी से देखने लगे। इस्मा बोली, उरूज कितनी अच्छी लड़की थी, इसने हम सब के दिल जीत लिए थे। ताजुब है अचानक कैसे बदल गई, अब वो आएगी तो हमारे जहन पर बोझ बनी रहेगी। फलक आफ्ताब बोला, बेटा इस पूरे घर में ऐनी सबसे ज़्यादा तुम्हारी इज़्ज़त करती है और तुम्हारी हर बात मानती है। तुम ही इसे किसी तरह अपने ख्वाबों में करो और उरूज का तिलिस्म तोड़ने की कोशिश करो। वो अस्मा की बात भी मानती है। मैं और अस्मा इसको समझाएंगे। कल किसी वक्त इसके सामने उरूज और पाशा का मुहासबा करेंगे, इनसे सच उगलवाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अच्छी और सच्ची बातें ऐनी की समझ में आएंगी और इसकी आंखें खुल जाएंगी। फलक आफ्ताब बोला, अगर दीवार मजबूत है और हम इसे गिरा कर नहीं सकते तो कम से कम इसे ईंट करके तो तोड़ सकते हैं। इस तरह से एक दिन पूरी दीवार गिर जाएगी। इसी तरह हम उरूज की एक एक कमज़ोरी और ख़ामी को ऐनी के सामने लाते रहेंगे तो इसका तिलिस्म टूटता रहेगा और एक दिन वह ऐनी की नज़रों में बिल्कुल सिफर होकर रह जाएगी। जीशान गहरी सांस लेकर बोला, कुछ तो करना होगा। मैंने बड़े बड़े मुजरिमों के छक्के छुड़ा दिए हैं। ये उरूज और पाशा क्या चीज़ है। ऐनी की तरफ से कुछ परेशान हूँ, लेकिन मैं इससे भी निमट लूँगा। गुल खानम रात देर तक करवटें बदलती रही थी। यावर खां से फ़ोन पर बातें होती रही थी। अगर PCO बंद ना होता तो वो सुबह तक इससे बात करता रहता। ये दीवानगी सिर्फ यावर खां की नहीं थी, इसकी अपनी भी थी। वो नामोहरम हो चुका था, इससे मिल नहीं सकती थी, लेकिन दिल मचल कर कहता था इसकी बातें तो सुन सकती है। रात के 3 बजे बड़ी मुश्किल से आँख लगी। वो गहरी नींद में डूबती चली गई। ऐसे ही वक्त वो रात की तारीकी में आते की पिछली दीवार फलांग कर अंदर आया। लाइन से छुप कर गुजरता हुआ कोठी के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। वो जानता था कि अगले हिस्से में बॉडीगार्ड है और इनमें से एक गार्ड कभी कभी कोठी के पिछले हिस्से का भी चक्कर लगाता था। वो गार्ड वहाँ से चक्कर लगाकर अगले हिस्से की तरफ चला गया था तो फ़ौरन ही यावर खां दीवार कूद कर अंदर आया और कोठी के अंदर पहुँच गया था। गुल खानम अपने शाहाना तर्ज के बेड पर सो रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और इसे बड़े प्यार से देखने लगा। ये वही ख्वाबगाह थी जहाँ वह किसी रोक टोक के बगैर इसके पास चला आता था और वो इसे अपनी बाहों में ले लेती थी। लेकिन अब वो एक चोर की तरह छुप कर वहाँ आया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बेड के करीब आया, इसके कदमों के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत और मोहब्बत से इसे देखने लगा। वही हुस्न, वही शबाब था जो इसे बेइख्तियार अपनी तरफ खींच रहा था। आज इस पर पाबंदियाँ थीं कि वो इसे छूता तो दूर की बात है, दूर से देख भी नहीं सकता था। जब पाबंदियाँ आयद की जाती हैं तो दीवाने पाबंदियों को तोड़ देते हैं। दीवारें खड़ी की जाती हैं तो दीवारें फलांग कर आ जाते हैं और वो भी इसी तरह चला आया था। इसने हौले से आवाज़ दी, गुल खानम। आवाज़ इसके कानों तक नहीं पहुंची। इसने हाथ आगे बढ़ाकर इसके पाँव को छू लिया। पाँव की उंगलियों तले, एड़ी, नीचे सब कुछ कह रही थी कि हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी तुम्हारे हैं और हमेशा तुम्हारे रहेंगे। इनकी उंगलियों इसके पैरों के चिकनाहट पर फैल रही थी। इसने झुककर वहाँ अपने होंठ रख दिए। इसे गुजर जाए तो दीवाने मोहब्बत हद से गुजर जाए तो दीवाने कदम बोसी तक पहुँच जाते हैं। हाय गुल, तेरे कदमों की हरारत कह रही है तुझे खो देने के बाद पा लेने की कितनी शिद्दत पैदा हो गई है। तू ज़मीन थी, मैं झुककर तुझे छू लिया करता था, अब आसमान हो गई है। मैं हाथ उठाता हूँ तो हाथ नहीं आती है। होंठ प्यासे थे वो बहती नदियाँ थी। वो इस नदी में लहरा और अपने होंठ रख रहा था। लहर आगे बढ़ा रहा था। बढ़ते बढ़ते
चेहरे तक पहुंच गया। फिर सांस लेने रुक गया। सांसों की हरारत ने गुल के अंदर बेचैनी पैदा की। वो इसमें कसमस आई। फिर इसने आंखें खोल दी। निगाहों के सामने इसे देखकर पहले हैरान हुई, फिर इससे यावर कहकर इसे लिपट गई। कुछ नींद का खुमार था और यावर प्यार पा लेने की शिद्दत थी। वो कुछ ख्वाब सा लग रहा था, इसलिए वो भूल गई कि नामहरम है, शजर ममनुआ है, इसे इस शजर से साए से भी दूर रहना है। वो दूर ना रह सकी। साया खुद आकर इस पे छा गया था। हौस गालिब आती है तो फिर कोई अच्छी बात समझ नहीं आती, ना ही याद आता है कि क्या गुनाह है, क्या सवाब है, और अगर गुनाह है तो क्या इसी दुनिया में इसकी सज़ा मिलेगी। अचानक ही मंजर बदल गया। पुलिस वाले आ गए और रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इन्हें सज़ा सुनाई गई कि इन गुनाहगार को पहले कोड़े मारे जाएं, फिर संसार किया जाए। गुल खानम जंजीरों में जकड़ी हुई थी और देख रही थी कि इसको बांध दिया गया है और एक जालिम इस पर टूट पड़ा, कोड़े मार रहा है। वो गुनाहगार दीवानावार आशिक तकलीफ़ की शिद्दत में है। गुल खानम एकदम से चीख मारकर उठ बैठी। फटी फटी आँखों से खला में देखने लगी। ख्वाबगाह में ज़ीरो बल्ब का हल्की हल्की रोशनी थी। इसने धड़कते हुए दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस ली और कहा, खुदा का शुक्र है, यह ख्वाब था। इसने दरवाजे को देखा। इसकी चटकनी अंदर से लगी हुई थी, बाहर से कोई आ नहीं सकता था। फिर भला यावर खान जाता, वो सचमुच ख्वाब था। वो बेड से उतर के हल्के हल्के चलते हुए छोटे से फ्रिज के पास आई। इसे खोलकर पानी की ठंडी बोतल से और ऐसे मुंह लगाकर पीने लगी। सुलगते बदन में ठंडक पड़ी। पानी पीने के बाद इसने सोचा, ऐसे किस तरह ज़िंदगी गुजरेगी। हर वक्त ये धड़का लगा रहेगा कि यावर दीवानावार आएगा, किसी वक्त भी दीवाने की तरह घर में घुस आएगा। वो इसे रोक नहीं सकेगी। इस ज़बरदस्त के आगे ज़ेरो हो जाएगी। इसे अपने आप पर खुद ही एतमाद नहीं था। वो बड़ी कमज़ोरी से सोच रही थी कि वो जब भी तन्हाई में आएगा तो इसके बाद से पिघल जाएगी। दीनी अहकामात भी याद नहीं रहेंगे, गुमराही लाजिम हो जाएगी। फिर गुनाहगारों का जो अंजाम होता है, कभी वो ख्वाब में देख चुकी थी। वो बोझल कदमों से चलती हुई बेड के सिरे पर आई, फिर एकदम सी होकर गिर पड़ी। छत की तरफ तकते हुए सोचने लगी, यावर मेरे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो मुझे ज़िंदगी भर फिर से ना आया तो गज़ब हो जाएगा, या तो मुझ में गुनाह सर्ज हो जाएगा, या फिर मैं अपनी जान दे दूँगी। हम दोनों फिर एक हो सकते हैं, हमारी शादी हो सकती है। लेकिन इसके बाद इसे अपने और यावर खां के दरमियान एक पहाड़ नज़र आता था। इस पुल को उबूर करके ही वो अपने साबिक़ा शौहर तक पहुंच सकती थी। इस पुल के सराय पर एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ था। वो इसे थाम कर बाजुओं में उठाकर पुल के इस पार पहुंचा रहा था। इसे यह मंजूर नहीं था कि इसके बदन को हाथ लगाने के लिए कोई दूसरा शख्स इसकी ज़िंदगी में आए। वो ज़ेर लब बड़बड़ाने लगी, या खुदा, मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? ऐसा कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर मैं अपने यावर तक पहुंच सकती हूं? ऐसा कोई रास्ता नहीं था, बस एक पुल था और इसे इस पुल सिराज से गुज़रना था। इसने शर्म से आंखें बंद कर ली। सोचने लगी, क्या मुझे ऐसा करना होगा? नहीं, कल मैं किसी और आलम दीन से रब्ता करूँगी, मालूम करूँगी कि क्या यावर तक पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता मिल सकता है। इसने तकिए को खींचकर अपने सीने से लगाकर बेच लिया, फिर आंखें बंद कर लीं। इसके बाद कभी सोच रही थी, कभी सोचती रहती थी, मुझे इससे हमदर्दी थी। वो हालात की दलदल में फंस रही थी और मैं चुपचाप देख रहा था, वक्त का इंतज़ार कर रहा था। जब वो मजबूर होती तभी कोई मुनासिब फ़ैसला कर सकती थी। घर के तमाम अफराद जाग रहे थे। ऐनी का मसला इतना पेचीदा हो गया था कि किसी को नींद नहीं आ सकती थी।
वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाय पर चाय पी रहे थे और इस उलझे हुए मसले पर बहस करते हुए और ज़्यादा उलझ रहे थे। बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। फलकनाज ने कहा, शायद वो आ गई है। वो सब ज़रा सीधे होकर बैठ गए। गाड़ी का दरवाज़ा खुलने लगा और बंद होने की आवाज़ आई। फिर थोड़ी देर के बाद कोठी का बैरूनी दरवाज़ा खुला। थोड़ी देर बाद कोठी का बैरूनी दरवाज़ा खुला। वो हाथ में अपना बैग लिए खड़ी हुई थी और इन सब को देख रही थी। इसने आगे बढ़कर कहा, अस्सलाम वालेकुम। किसी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ अस्मा ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। इसने मुस्कुरा कर इन सब को देखा, फिर जीने की तरफ जाने लगी। आफताब ने अपनी जगह से उठकर कहा, रुक जाओ। वो जीने की एक पायदान पर पहुंचकर रुक गई। पलट कर बोली, फरमाइए। आईनी अभी सो रही है, बेहतर है इसे डिस्टर्ब ना करो। अभी दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। आप जानते हैं कि मैं सिर्फ आईनी की सहेली ही नहीं, इसकी डॉक्टर भी हूँ। मैं बेहतरी जानती हूँ कि मरीज़ा को अभी जगाना चाहिए या नहीं। वैसे मेरी कोशिश होगी कि मैं खामोशी से जाकर इसके पास सो जाऊँ। जीशान बोला, तुम इसकी डॉक्टर नहीं हो। एक आई स्पेशलिस्ट इसका इलाज कर रहा है। बेशक वो इसका मायना करता है, वो दवाएं तजवीज़ करता है। इसके बाद मैं एक डॉक्टर की हैसियत से इसकी निगरानी करती हूँ। इसने हैंड बैग को ऊपर करके दिखाया, फिर कहा, इस बैग में इसकी दवाएं हैं। वो कभी कोई दवा ना अपने हाथ से खाती है, ना आई ड्रॉप डालती है और ना ही दवाओं को कहीं ठिकाने से रखती है। उधर फेंक देती है या गुम कर देती है। इस बच्ची की देखभाल कोई बुजुर्ग नहीं करता, मैं ही करती हूँ। बेगम आफ्ताब बोली, ताने क्या दे रही हो? हमने ही इसे पाल पोस कर जवान किया है। तुमने तो अम्मा जान बनकर इसकी परवरिश नहीं की है। मैं अम्मा जान नहीं हूँ, लेकिन इसकी माँ से बढ़कर हूँ। अस्मा बोली, उरूज, बुजुर्गों से बहस ना करो। ये क्या ज़रूरी है कि तुम अभी इसके कमरे में जाओ? कल तो मिलना है। सॉरी, कल कभी नहीं आता, और जब आता है तो आज बन जाता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आईनी के कमरे की तरफ चली गई। आफ्ताब ने अपने बेटे जीशान को देखते हुए कहा, हम कल सुबह आईनी को अपने तौर पर समझाने वाले थे, लेकिन ये तो अभी जाकर इसे जगाएगी और पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें समझाएगी। बेगम आफ्ताब बोली, वो हमारे खिलाफ़ ऐसा जहर उगलेगी कि आईनी हमें देखना भी गवारा नहीं करेगी, दुश्मन बन जाएगी हमारी। वो बोला, मम्मी, हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, जाकर आराम से सो जाना चाहिए। सुबह जो होगा देखा जाएगा। चलो अस्मा। वो अस्मा के साथ जीने की तरफ जाने लगा। नाज ने आगे बढ़कर अस्मा से कहा, बेटी, ज़रा वहाँ से गुज़रते वक्त देखना आईनी के कमरे की लाइट जल रही है या नहीं, और आईनी सो रही है या बेदार हो गई है। जीशान जीने पर रुक कर बोला, फूफी जान, प्लीज़ आप जाएं और आराम से सो जाएं। वो इस्मा की साथ ऊपर आया, फिर आईनी के कमरे की तरफ देखकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। आईनी के कमरे में रोशनी थी। इससे बात समझ में आती थी कि वो बेदार हो चुकी है। वो तो नींद में भी उरूज की आहट सुन लेती थी, फिर भला बेदार कैसे ना होती। उरूज ने पूछा, तुम जाग रही थी? मुझे मालूम था ड्यूटी ऑफ होते ही तुम यहाँ आओगी, इसलिए कभी सो रही थी, कभी जाग रही थी। वो अपने बैग की दवाएं निकालकर सराहने वाली मेज़ पर रख कर बोली, डॉक्टर ने कुछ दवाएं तब्दील की हैं, कल से तू इन्हें इस्तेमाल करेगी। आते ही डॉक्टर ना बन, ये बता जल्दी कैसे आ गई? तेरी ड्यूटी तो 5 बजे थी। हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैंने 3 बजे छुट्टी ले ली थी। तुझसे बहुत सी बातें करनी थी। ड्यूटी से थक कर आई है और बातें करना चाहती है। क्या बहुत ज़रूरी बातें हैं? हाँ, ज़रूरी हैं, इसीलिए तो जल्द आई हूँ। फिर तो मेरे अंदर बेचैनी पैदा हो रही है। हाँ बोल, वो बातें क्या हैं? हम दोनों की ज़िंदगी में पाशा बहुत अहम हो गया है। जब भी कोई बात चलेगी तो इसके हवाले से ही होगी। अब तू तहमत बांधेगी, फिर असल बात की तरफ बोलेगी। टू दी पॉइंट बात कर। पहली बात तो ये है कि बल्कि पहला सवाल ये है कि क्या हम दोनों को बराबर की मोहब्बत देगा? ये तो पाशा की दयानतदारी पर है। वैसे मैं किस तरह जानती हूँ कि वो तुझे ज़्यादा चाहता है, तुझे ज़्यादा प्यार देगा? यही बातें तेरे दिल में खलिश पैदा करेंगी। पाशा की कोई बात मुझसे छुपाएगी तो मेरे दिल में शक पैदा होगी। हमें ऐसा रास्ता अख्तियार करना चाहिए कि
कभी दूसरे से बदगुमानी ना हो। पाशा, हम दोनों के मामले में दयानतदार हो या ना हो, हमें एक दूसरे से दयानतदारी चाहिए। एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। हमें यह तय कर लेना चाहिए कि पाशा के ताल्लुक से हम कभी कोई ऐसी बात नहीं छुपाएंगे जिससे बाद में बदगुमानी हो। पाशा, हम दोनों के मामले में दयानतदार हो या ना हो, हमें एक दूसरे से दयानतदारी करनी चाहिए और एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। हमें यह तय कर लेना है कि पाशा के ताल्लुक से हम कभी कोई ऐसी बात नहीं छुपाएंगे जिससे बाद में बदगुमानी हो। लेकिन हम दोनों ने आज ये गलती की है। ऐनी ने चौंक कर पूछा, मैंने क्या गलती की है? मैंने फ़ोन पर पूछा कि पाशा से सिर्फ बातें होती रही है या कुछ आगे भी बढ़े, तो तूने मुझसे सिर्फ बातों तक ही महदूद रहे हैं, जबकि इसने तेरा हाथ थामा था। ऐनी ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। सॉरी उरुज, मैं ये बात कहते हुए झिझक रही थी, शर्मा रही थी। जब तू यहाँ आएगी तो तन्हाई में तुझसे लिपट कर बताऊँगी। उरुज ने इसके शाने पर हाथ रख कर बोली, कोई बात नहीं, मैंने भी तुझसे एक बात छुपाई थी। ऐनी ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बोली, तूने ने मुझसे क्या कहा था? यहाँ बुजुर्गों की वजह से मुकम्मल बातें नहीं हो सकेंगी, लिहाजा वो आज रात 12 बजे मुझसे मिलने अस्पताल आया था। तो क्या वो आया था? हाँ, वो आया था, लेकिन मुझे ये बात छुपाई नहीं चाहिए थी। तुझे बता देती तो अच्छा होता। चल कोई बात नहीं, मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ। यह कहकर वो हंसने लगी। उरुज संजीदगी से बोली, बात बहुत आगे बढ़ गई है। तेरे भाईजान ने पाशा का पीछा किया था और हम दोनों को पहले अस्पताल फिर क्वार्टर में देख लिया। तो तू इतनी परेशान क्यों है? अगर उन्होंने देख लिया है तो परेशानी की क्या बात है? वो एक पुलिस वाले बनकर आए थे और उन्होंने हम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि हम बंद क्वार्टर में गुनाहगार बन रहे थे। ऐनी ने चौंक कर इसे देखा। ओ गॉड, भाईजान ने तुझसे इतनी बड़ी बात कह दी? जब मुझ जैसी जवान लड़की और पाशा जैसा जवान मर्द तन्हा बंद कमरे के एक मकान में हो तो सारी दुनिया ही तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएगी। तेरे भाई को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जबकि मैं अपनी सफाई के तौर पर बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो पुलिस वाले बन गए थे और हमें गिरफ़्तार करना चाहते थे। ताजुब है, ये भाईजान को क्या हो गया था? पहले तो ये बता कि तू ये समझती है कि मैं गुनाहगार हूँ? हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोच भी नहीं सकती। ये बात ही मैंने तेरे भाईजान से कही, फिर चैलेंज किया कि अभी मेरा मेडिकल चेकअप करवाया जाए। इससे ये साबित होगा कि मैं एक पाकदामन हूँ या नहीं। ये तूने अच्छा किया, मेडिकल चेकअप वाली बात कहकर। फिर क्या हुआ? होना क्या था? मेरा ये चैलेंज सुनकर तेरे भाई ठंडे पड़ गए। पता नहीं वह क्यों दुश्मन बनकर आए थे। मैंने भी दुश्मन बनकर कह दिया कि मेरे क्वार्टर से फ़ौरन चले जाएं, वरना मैं अपना उल्टा इन पर इल्ज़ाम लगाऊंगी कि वो किसी वारंट के बगैर मेरे क्वार्टर में घुस आए थे और मुझे परेशान कर रहे थे। वो हैरानी से बोली, मेरे खुदा, क्या भाईजान से ऐसी सख्त कलामी हुई है? क्यों ना होती। जिस ज़बान से वो मुझे बहन कहते थे, इसी ज़बान से पाशा के सामने उन्होंने बदकार कहा है। यकीन कर, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बदन से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। पाशा के सामने मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं इससे नज़रें नहीं मिला सकती थी। बेशक ये शर्म से डूब मरने वाली बात थी। जैसे तू दिलो जान से चाहती है, इसके सामने तुझे बदकार कहा गया। मैं भाईजान से लड़ाई करूंगी। तू लड़ या न लड़, लेकिन मैंने साफ तौर पर कह दिया है कि आज से मैं इन्हें कभी भाई नहीं कहूँगी। अगर वो पुलिस वाले हैं तो मैं भी एक मुअज़्ज़ज़ लेडी डॉक्टर हूँ। देखती हूँ मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उरुज के गुस्सा थूक दे। मैं पूछूंगी इन्हें, उन्होंने तेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया था जिसे बहन कहते हैं? इस पर इतना शर्मनाक इल्ज़ाम क्यों लगाया था? वो समझते हैं कि मैं पाशा से मिलकर तेरे साथ फराड कर रही हूँ। एक तरफ चोरी छुपे पाशा से मोहब्बत का चक्कर चला रही हूँ और दूसरी तरफ तुझे इसके फ़रेब में मुब्तला कर रही हूँ। मैं क्या नादान बच्ची हूँ जो तू फ़रेब देगी और मैं आसानी से फ़रेब में आ जाऊँगी? एक बात समझ नहीं आई भाईजान को ये मालूम कैसे हुआ कि पाशा आज रात 12 बजे तुझसे मिलने जाएंगे?
वो पुलिस वाले हैं, शुबा करना तो इनकी घुट्टी में पड़ा है। उन्होंने पाशा का पीछा किया होगा। इस तरह हमारी खुफिया मुलाकात इनकी नज़रों में आ गई। वो दोनों सर झुकाकर सोचने लगी। फिर अली ने कहा, अब ये बात समझ में आ रही है कि भाईजान का ताक़ब करना हमारे हक़ में अच्छा नहीं हुआ। सभी ये सवाल करेंगे कि जब वो मुझे जानता है तो आधी रात के बाद तुझसे क्यों मिलता है। तेरे भाईजान आज क्वार्टर में आकर यही सवाल कर रहे थे कि पाशा किस रिश्ते से मेरे पास आया है। मैंने कहा वो मेरा मोहसिन है, किसी वक्त भी मुलाकात करने आ सकता है। फिर ये कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ये एक मरीज़ की हैसियत से मेरे पास आ सकता है। इस पर तो कोई गिरफ्त नहीं हो सकती। इस बात से तो तुम्हारे भाई बुरी तरह भिन्ना गए हैं और चैलेंज के तौर पर यह कहा है कि अब जब पुलिस वाले अपने मकसद में कामयाब नहीं होते तो फिर इंतकामी कार्रवाई के लिए चोर रास्ते इख्तियार करते हैं। भाईजान तो ऐसे बिल्कुल ही पुलिस वाले बन गए हैं। फ़िलहाल हमें ये सोचना है कि हम अपने बुज़ुर्गों के सवाल का जवाब क्या देंगे। तो फ़िक्र क्यों करती है? मैंने जवाब कह दिया है कि एक मोहसिन की हैसियत से मुझसे मिलता है और फिर वो तुझे चाहता है, तुझसे आइंदा रिश्ता होने वाला है। इस वजह से भी मैं इससे मिल सकती हूँ, कहीं भी मिल सकती हूँ। वो ख़ाइल होकर बोली, हाँ ये किसी हद तक मुनासिब जवाब है, लेकिन तो अपने लिए पाशा की मोहब्बत को कब तक छुपाएगी? ये कहावत अज़ल से साबित होती आई है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ऐनी हमें यह बात इस वक्त तक छुपाना है जब तक तेरी शादी पाशा से ना हो जाए। बाद में मेरी और इसकी मोहब्बत का राज खुलेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तुम मुझसे राज़ी रहेगी, मेरा और पाशा की मोहब्बत पर एतराज़ नहीं करेगी, तो फिर दुनिया वाले क्या कर लेंगे। इसी वक्त फ़ोन का ब्रज़र सुनाई दिया। उरुज बोली, पाशा का फ़ोन है, तू बात कर। नहीं, पहले तू बात कर। तू बात करेगी तो इसे मालूम हो जाएगा कि मैं तेरे पास पहुंच गई हूं। तू बात करेगी तब भी इसे मालूम हो जाएगा। तू बहस बहुत करती है। देख, बेल बज रही है, वो इंतज़ार कर रहा है। उरुज पाशा पहले तेरी ज़िंदगी में आया है, इसलिए हर काम पहले तू करेगी, फिर मैं करूँगी। तू बहुत ज़िद्दी है, पता नहीं अपने शौहर के साथ कैसे गुजारा करेगी। इसने फ़ोन ऑन करके कान से लगा कहा, हेलो, मैं बोल रही हूँ। पाशा बोला, तुम कहाँ हो? ऐनी के पास हूँ। क्या तुमने इसे तमाम बातें बता दी? हाँ, तुम फिक्र ना करो, हम एक दिल और एक जान एक दिमाग हैं, कोई हमारे दरमियान अदावत पैदा नहीं कर सकेगा। ऐनी को फ़ोन दो। इसने फ़ोन इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वो बात करना चाहता है। इसने फ़ोन कान से लगाकर कहा, हेलो, मैं बोल रही हूँ। ऐनी, उरुज ने तुम्हें तमाम बातें बता दी हैं। हाँ, यकीन था कि तुम हमसे बदज़न नहीं होगी और उरुज के ख़िलाफ़ कभी तुम्हारे दिल में मैल नहीं आएगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जैसे मैं उरुज से अंधा एतमाद करती हूँ, तुम पर भी करती रहूँगी। वेरी नाइस ऑफ यू ऐनी। इसी तरह हम एक दूसरे से अंधा एतमाद करते रहेंगे तो दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ कभी साजिश नहीं कर सकेंगे। ऐनी ने मुस्कुराकर उरुज को आंख मार कर कहा, तुम अंधे अंधाधुन की बात करते हो, तो फिर मुझे ये क्यों नहीं बताया कि यहाँ रुखसत होने के बाद उरुज से मिलने जाओगे। हाँ, मुझसे गलती हो गई और यह गलती तुमसे भी हुई थी। मैंने उरुज से कुछ छुपाया और उरुज से भी गलती हुई थी, इसने भी तुमसे कुछ छुपाया है। हम तीनों को ये तय कर लेना चाहिए कि हम अब कोई गलती नहीं करेंगे। लीजिए, यहाँ पर इख्तिताम कर रहा हूँ पार्ट नंबर 30 का। सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।